देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यूआईडीएआई की तरफ से आयोजित कार्यशाला में शिरकत की। आधार कार्ड से हो रहे फायदों को भी सीएम मनोहर लाल ने गिनवाया। सीएम ने कहा कि पूरी दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जहां 134 करोड़ लोगों का डाटाबेस है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यूआईडीएआई की तरफ से आयोजित कार्यशाला में शिरकत की। सीएम ने कहा कि पूरी दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां 134 करोड़ लोगों का डाटाबेस है। आधार कार्ड से हो रहे फायदों को भी सीएम मनोहर लाल ने गिनवाया। आधार पूरे देश भर में और दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है कि जितना बड़ा डाटाबेस आधार का 134 करोड़ लोगों का भारतवर्ष का है, इतना बड़ा डेटाबेस और कहीं का नहीं है। और ये इस देश की एक विशेषता है कि जिस काम में लगते हैं तो आधार पूरे तन्मयता से लगते हैं। आधार इसलिए कि व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान, उसकी स्थानीय पहचान, उसकी व्यक्तिगत पहचान, ये सब बने ताकि जो व्यक्ति को स्कीम्स का लाभ है या उसकी पहचान के नाते से जो उसको उपयोग होता है वो सुनिश्चित किया जा सके। इसके बहुत बड़े लाभ हुए हैं। खास करके स्कीमों में जो घोस्ट बेनिफिशरीज होते हैं उनको निकालने के लिए बहुत बड़ा एक टूल है। मैं इसमें इतनी बात जोड़ना चाहूँगा कि हरियाणा में इससे भी आगे बढ़ करके हमने परिवार की पहचान उसको भी जोड़ा है। ये सारी पहचान तो आधार की है ही है, लेकिन परिवार के नाते से एक परिवार की भी पहचान हो तो परिवार पहचान पत्र जो हमने बनाया है उससे भी और अतिरिक्त लाभ हुए हैं। एक परिवार की कुल स्थिति जानने के बाद उस परिवार को किस चीज़ की आवश्यकता है, परिवार का इनकम लेवल क्या है, उस परिवार को स्कीमों का लाभ हम कैसे दे सकते हैं, ये सारा हमने किया है। और इसकी सराहना भी यूआईडी के लोग भी कर रहे हैं। देश में बाकी भी प्रांत इसको फॉलो करने के लिए वहाँ उनको कहा गया है कि हरियाणा के पहचान पत्र का अध्ययन करें और इस अनुसार आगे बढ़ें। तो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट हमारा ये इसी के माध्यम इनके यूआईडी के माध्यम से आगे जब बढ़ेगा तो इसका उपयोग बाकी लोगों को भी होगा। जैसे प्राधिकरण बना है, हमारे यूआईडी प्राधिकरण के सीईओ हैं श्री सौरभ गर्ग जी, और यहाँ भी हमने जो क्रिड डिपार्टमेंट बनाया है, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डाटा करके वो जो डिपार्टमेंट है वो ये सारे काम करता है कि इसकी उपयोगिता और कैसे कैसे हो सकती है। तो हर जगह अलग अलग व्यवस्था है, तो हमारे क्रेडिट की व्यवस्था बनी है, वो अलग से डिपार्टमेंट केवल इसीलिए बनाया है कि परिवार पहचान पत्र और उसके माध्यम से हम आगे क्या क्या लोगों को योजनाएं सेवाएं दे सकते हैं उसका लाभ उनको मिले, ये काम। आधार कार्ड की कार्यशाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विश्व के लिए आधार के सिस्टम में कुछ कमियां भी वक्त के साथ साथ पता लगी, जिनको लगातार अपडेट करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2015 में हमने समझा कि हमारी संस्कृति भी व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार केंद्रित होगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इसी के चलते फैमिली आईडी और परिवार पहचान पत्र का कॉन्सेप्ट सामने आया। 2 करोड़ 60 लाख लोगों को डाटा परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत ला रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के साथ 37 लाख घोस्ट ट्रांजैक्शन पकड़े गए। करीब 1200 करोड़ रुपए हमने पीपीपी के जरिए स्कीम जोड़कर बचाए। उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों के दाम सीधा बैंक में देना हमने शुरू किया। आधार और पहचान पत्र के जरिए मिल रही सुविधाओं में हमें पात्र और अपात्र लोगों की पहचान करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि झूठ बोले तो पकड़े जाएंगे, ये भाव आम व्यक्ति में जगाना होगा। पीपीपी के जरिए हमने रोजगार मेले लगाए। 30,000 से ज्यादा लोगों को अब तक रोजगार मेलों के जरिए रोजगार मिला। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत केंद्र सरकार की स्कीम प्रीमियर देने के लिए सरकार ने 6,000 रुपए रिजर्व रखा हुआ है। करीब 27 से 28 लाख परिवारों को सरकार प्रीमियम दे रही है। बहरहाल यूआईडीएआई द्वारा आयोजित कार्यशाला में आधार कार्ड के उपयोग को सरल बनाने और तकनीक के साथ जुड़कर आधार कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ाने पर चर्चा हुई, जिसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा हरियाणा सरकार के कई अधिकारी ने भी कार्यशाला में हिस्सा लिया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिनके पास ना घर है और ना जमीन है, ऐसे लोगों को छत मुहैया करवाने में वरीयता दी जाए। अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि उन सभी गरीब और जरूरतमंद को घर देने के लिए योजना बनाई जाए। साथ ही पैसे की वजह से किसी का घर बनाने का काम नहीं रुकना चाहिए।
हरियाणा में सबको मिलेगा घर। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हर व्यक्ति के सिर पर छत मुहैया कराना लक्ष्य है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिनके पास ना घर है और ना ही जमीन है, ऐसे लोगों को छत मुहैया करवाने में वरीयता दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि उन सभी गरीब और जरूरतमंद को घर देने के लिए योजना बनाई जाए। साथ ही पैसे की वजह से किसी का घर बनाने का काम नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित करें और उक्त योजना के तहत 100% सर्वे का कार्य भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लागू केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बातें कही। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोई भी व्यक्ति बिना घर के नहीं होना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति के सिर पर छत मुहैया करवाना हमारा उद्देश्य है। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सभी सड़कों को भी पूरा किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए टारगेट को समय पर पूरा करें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत मैकेनिज्म बनाएं। हरियाणा की डीबीटी योजना पूरे देश में अव्वल है। इसमें 150 योजनाओं को डीबीटी और आधार से लिंक किया गया है। इन योजनाओं में 94 योजनाएं राज्य की और 56 योजनाएं केंद्र सरकार की शामिल हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत किए जा रहे कार्यों में तेजी लाई जाए। सीएम मनोहर लाल की ये पूरी कोशिश है कि प्रदेश के हर व्यक्ति के सिर पर छत हो। अधिकारियों को सीएम ने कहा कि जिनके पास न घर है न जमीन है, ऐसे लोगों को छत मुहैया करवाने में वरीयता दी जाए। अब देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की परियोजनाओं में धांधली करने और भ्रष्टाचार फैलाकर जनता के पैसों पर मौज करने वालों के खिलाफ तेवर कड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी बना दी है। रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार पर मनोहर प्रहार, क्वालिटी एश्योरेंस का गठन, पोर्टल से बढ़ेगी पारदर्शिता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी परियोजनाओं में धांधली करने और भ्रष्टाचार फैलाकर जनता के पैसों पर मौज करने वालों के खिलाफ तेवर कड़े कर दिए हैं। उन्होंने पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ संभावित भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अपना पूरा फोकस उत्पाद की गुणवत्ता पर केंद्रित कर दिया है। करनाल के बाद गुरुग्राम में सीएम ने जिस तरह क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी का गठन करने का ऐलान किया है, उससे साफ है कि इंजीनियरिंग के काम में समझौता करने को सरकार तैयार नहीं। मुख्यमंत्री ने ये बताया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी बना दी है। ये अथॉरिटी विकास कार्यों की गुणवत्ता नियमित रूप से चेक करेगी। पब्लिक को भी एक पोर्टल पर शिकायत भेजने का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें पब्लिक का कोई भी व्यक्ति विकास कार्य की गुणवत्ता को लेकर भ्रष्टाचार के बारे में भी शिकायत भेज सकेगा। उसके बाद उस शिकायत की जांच मंडल स्तर पर गठित विजिलेंस की टीम करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 6 मंडलों पर विजिलेंस ब्यूरो की इकाई गठित की गई है। क्वालिटी एश्योरेंस किसी कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों में गलतियों और दोषों को रोकने और ग्राहकों को उत्पाद या सेवाओं को वितरित करते समय समस्याओं से बचाने का एक तरीका है। ये गुणवत्ता प्रबंधन के भाग के रूप में परिभाषित करता है, जो विश्वास प्रदान करने पर केंद्रित है कि इससे गुणवत्ता की आवश्यकताएं पूरी होंगी। इसके अलावा गुरुग्राम में वाहनों की पार्किंग उपयुक्त स्थानों पर नहीं किए जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम नगर निगम मार्किंग फॉर पार्किंग की नई पहल चलाएगा, जिसके तहत वाहनों के लिए पार्किंग की जगह निर्धारित की जाएगी और उसके अलावा अन्य स्थानों पर वाहन खड़े मिले तो जुर्माना होगा। नगर निगम गुरुग्राम ने वाहनों की पार्किंग के लिए 15,000 बॉक्स बनाने के लिए स्थानों की पहचान भी कर ली है। नया कार्यक्रम शुरू किया है, मार्किंग फॉर पार्किंग।
ताकि जितने भी खाली मैदान हैं जहां लोग पार्किंग करते हैं स्कूटर की, गाड़ियों की, अभी हैफाजर्डली कहीं खड़ी कर देते हैं और कई बार ऐसे जो रास्ते हैं उनके आगे पार्किंग हो जाती है, पीछे मैदान खुले रहते हैं और सड़क पर ही भीड़भाड़ होती है। अब मार्किंग और पार्किंग में 15,000 स्थानों की मार्किंग की जाएगी ताकि लोग निश्चित स्थान पर ही गाड़ी खड़ी करें, फिर उसके कारण से बहुत सी समस्याएं ये हल हो जाएंगी और ऐसा एक विषय भी निर्णय आज किया गया है। तो इस प्रकार से प्रमुख समस्या ये है, सामान्य समस्याएं हैं जिनका समाधान हाथों हाथ कर दिया गया। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में फिर से इंजीनियरिंग के कामों की जांच पड़ताल के लिए क्वालिटी एश्योरेंस का गठन करने की बात कहकर जता दिया है कि भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 साल में ऐसे कई काम किए हैं जिनसे भ्रष्टाचार की जड़ों पर कड़ा प्रहार हुआ है। अब देखिए, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि शुगर मिलों में लगाए जाने वाले एथेनॉल प्लांट के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि इनके चलन से किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करी। कृषि मंत्री ने कहा कि शाहबाद शुगर मिल में 60 KLPD क्षमता का एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा चुका है और पानीपत शुगर मिल में 90 KLPD क्षमता का एथेनॉल प्लांट शीघ्र ही लगाया जाएगा। हरियाणा का जो केन कंट्रोल बोर्ड है उसकी मीटिंग हुई और हमारे जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारी, कोऑपरेटिव मंत्री बनवारी लाल जी, हमारे कृषि के ACS और जो कोऑपरेटिव मिल है उनके अधिकारी, प्राइवेट मिल के अधिकारी उसमें शामिल हुए और सारे पिछले साल का रिव्यू किया गया और आगे साल के टारगेट दिए गए। और खुशी की बात है कि हरियाणा में किसानों की गन्ने की पेमेंट एक मिल को छोड़ के 100% पेमेंट हम कर चुके हैं और हरियाणा जो है सबसे ज़्यादा भाव गन्ने का देने वाला प्रदेश है। अधिकार आज की मीटिंग में ये हमें मिला है कि सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके आने वाले क्रशिंग सीजन का गन्ने का भाव कुछ दिनों में हम डिक्लेयर करेंगे और नई जो गन्ने की वैरायटी आई है 15-023 जिसके बारे में अभी HAU ने टेस्टिंग नहीं की है, सर्टिफिकेशन नहीं किया है, उनको कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी इसका सत्यापन करें और क्योंकि भारत सरकार ने इसको सत्यापन कर दिया है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बीज तैयार करें। कृषि विभाग जो है किसानों को आर्थिक सहायता देगा जो बीज तैयार करेंगे और एक कमेटी का गठन किया गया कि जिससे प्राइवेट मिल की रिकवरी और कोऑपरेटिव मिल की रिकवरी में जो गैप है उसको दूर करने के लिए वो सुझाव देंगे और आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हमारे कोऑपरेटिव शुगर मिल की आए। और एथेनॉल प्लांट हमने पानीपत में लगा दिया है, एक शाहबाद में, और पानीपत की कैपेसिटी बढ़ा दी है और आने वाले वक्त में और मिल भी जितने कोऑपरेटिव के हैं एथेनॉल प्लांट लगाएं जिससे किसानों को अपने भाव देने में कोई दिक्कत ना हो, उसको अच्छी भाव किसानों को गन्ने का मिले और देश में जो एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग चल रही है उससे हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी। अब देखिए, हरियाणा के किसानों को खरीफ प्याज की खेती से डबल फायदा होगा क्योंकि राज्य सरकार प्रति एकड़ के हिसाब से 8,000 रुपए देगी। क्या है इस विधि को अपनाने के लाभ, इस रिपोर्ट में जानिए।
मनोहर राज में किसान बन रहे आत्मनिर्भर। खरीफ प्याज की खेती से डबल मुनाफा। हरियाणा सरकार देगी प्रति एकड़ 8,000 रुपए। इस समय भारत सरकार मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के तहत खरीफ प्याज को बढ़ावा देने का काम कर रही है। 5 राज्यों को सरकार ने एक खास प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। प्याज उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस दिशा में विशेष जोर दिया जा रहा है और इसी वजह से मिशन की शुरुआत की गई है। कि सबसे पहले जो प्याज का तरीका था खरीफ में सीड के द्वारा लगाई जाती थी। कुछ राज्यों में आज भी सीड बहुत लगाकर जो है सीडलिंग के द्वारा जो है वो प्याज उगाई जाती है खरीफ सीजन में। कुछ राज्यों में अभी फार्मर्स किसान जितने भी हमारे इतने जागरूक नहीं है, तो उसके लिए फिर ये एक दूसरा ऑप्शन है गंठियों का। क्योंकि बरसात खरीफ में जब ये हम प्याज का वो तैयार करेंगे नर्सरी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नर्सरी तैयार करने में। जो किसान कुछ किसान ऐसे होते हैं कि नर्सरी तैयार कर लेते हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर कर उसको जो है अच्छे से सीडलिंग तैयार कर लिया नर्सरी प्याज की। उसके बाद में फिर उसकी जब 40-45 दिन की नर्सरी हो जाती है तो उसको फिर रोपाई कर देते हैं, जैसा कि अभी ट्रांसप्लांटिंग ज़्यादातर किसानों की हो चुकी है। कुछ किसानों के पास समय नहीं है नर्सरी पैदा करने का या नर्सरी की देखरेख करने के लिए। जो किसान भाई समय बचाकर और बगैर रिस्क के करना चाहते तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये, सबसे अच्छा तरीका है कि आप गंठियों द्वारा प्याज पैदा करें। अब आता है गंठियों द्वारा प्याज करने का भी ये जो तरीका है बहुत अच्छा है। मैं आगे ये भी चाहूँगा निफ्को के थ्रू कि ये किसानों को प्याज का बीज देकर यही गंठियाँ बनवाएं अपने यहाँ, और उन गंठियों का यहीं उस गंठियों को किसान को यहाँ दें और उससे प्याज बने। क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग कोशिश करेंगे, जैसा अभी जनवरी फरवरी के महीने में प्याज का बीज के द्वारा गंठियाँ बनाई जाती हैं, और ये खासतौर से राजस्थान एरिया में सबसे ज़्यादा गंठियों का प्रचलन है, गंठियों के द्वारा प्याज बनाना। हम प्रयास करेंगे कि हम लोग बीज देकर और किसानों के यहीं अपना गंठियाँ प्रोडक्शन कराएं, और यहीं का प्रोडक्शन होकर उसको 2-3 महीने स्टोर कर कर किसान स्वयं फिर उसको 10-15 अगस्त के आसपास उसको रोपाई कर दे। सबसे अच्छा तरीका यही है। फिर दूसरा क्या है कि जिस तरीके से ये मल्चिंग पे लगाया जा रहा है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आगे आने वाले समय में। इस एरिया में किसानों के लिए बिल्कुल एक नया प्रकरण है कि अगर नए तरीके से ये इस तरीके का सक्सेस हो गया तो काफ़ी अच्छा किसानों का वो रहेगा। और धीरे धीरे देखिए सरकार भी चाहती है कि आज धान की तरफ से थोड़ा सा रुझान किसान का कम हो, और धान की तरफ से रुझान कम होकर कुछ सब्जियों की तरफ जो जाए, तो उससे उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये कि खरीफ प्याज का उत्पादन लें। और जब इस समय प्रोडक्शन निकलेगा, ये निकलेगा प्रोडक्शन इसका नवंबर दिसंबर में, और उस समय रेट बहुत अच्छा रहता है। भारत सरकार ने इसी वजह से ही इस खरीफ ऑनियन का ये प्रोडक्शन स्टार्ट किया, रिसर्च किया NHRDF के थ्रू। ये काफ़ी बड़ा एक ये अचीवमेंट रहा है कि जब एक रबी सीजन की हम प्याज लगाते हैं तो पूरे साल भर टिक नहीं पाती, कैसे कंज्यूम हो पूरे साल भर के लिए। तो इसलिए बीज की कुछ ये वैरायटी निकाली हमारे थ्रू भी। एक ये एग्रीफाउंड डार्क रेड है NHRDF के थ्रू, और L883 है। 2 वैरायटी ऐसी हैं कि जो हमारी बरसात में सबसे अच्छा रहता है। और ये L883 का तो रिजल्ट और भी अच्छा है क्योंकि वो 10 दिन पहले तैयार हो जाती है। जो हमारी 100-110 दिन में ये ADR होती है, वो 90 से 100 दिन के बीच में L883 हो जाती है, और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। प्रोडक्शन भी अच्छा है, उसके थ्रू भी गंठियाँ तैयार की जा सकती हैं। तो अब आज के डेट में हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। जो किसान भाई इंटरेस्टेड हैं विदाउट गंठियों के, तो उनको मेहनत करके नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। और जो किसान भाई नर्सरी नहीं तैयार कर पा रहे हैं डायरेक्ट गंठियों से, तो वो गंठियाँ बना लें अपना। गंठियाँ बनाने के लिए वही 4 से 5 किलो बीज लगता है, और उसी हिसाब से नर्सरी जो पहले जो बीज पड़ता है 8 से 10 किलो पर हेक्टर के हिसाब से, उसी हिसाब से बीज पड़ता है, और गंठियाँ तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डॉक्टर साहब, अगर मल्चिंग सीट की बात करें तो इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है किसान भाइयों को? देखिए, जैसा कि अभी ये फर्स्ट टाइम यहाँ इस एरिया में, ये बिल्कुल फर्स्ट लुक है और बहुत अच्छा है। ये हमारी और पहले भी बात हुई थी, इन्होंने हमसे सलाह भी लिया इस मामले पर। मैंने कहा बहुत अच्छा रहेगा सर, आप कराइए, बेटर रहेगा। हमने अपने ऑफिस में भी किया है एक बार, शायद आपने देखा भी होगा, लास्ट ईयर मल्चिंग हमने किया था, लेकिन हमने नर्सरी पर किया था।
नर्सरी ही हमने इसमें लगाई थी और उसमें अच्छा रिजल्ट मिला। इसका कई बेनिफिट हैं, एक तो मॉइस्चर ये मेंटेन करके रखता है, दूसरा वीड्स से आपका जो खरपतवार है वो भी बहुत कम आता है और किसान को काफ़ी लाभ होता है। पानी की भी बचत होगी साहब? पानी की भी बचत होगी श्योर, क्योंकि ये ड्रिप के थ्रू जा रहा है, ड्रिप के थ्रू, और ड्रिप से जितना ही नीड है, इसको आवश्यकता है प्लांट को, उतना ही पानी दिया जाता है। इसलिए बेटर है कि ऑप्शन अपने पास है, बहुत अच्छा है और इसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा क्योंकि बेड पे लगा हुआ है। तो और इसका जो लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट है वो भी डिस्टेंस काफ़ी अच्छा मेंटेन किए हुए हैं। हरियाणा के किसानों को खरीफ प्याज की खेती से डबल फायदा होगा। एक तो आप फसल तैयार होने पर मुनाफा कमाएंगे और दूसरा ये कि राज्य सरकार से आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 8,000 रुपए भी मिलेंगे। राज्य सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत खरीफ प्याज की खेती अपनाने वाले किसानों को जो अनुदान राशि दी जाएगी वो सीधा उनके बैंक खाते में जाएगी। किसी किसान को अधिकतम 5 एकड़ तक इस अनुदान स्कीम का लाभ दिया जाएगा। करनाल नाबार्ड के सहायक प्रबंधक अभिमन्यु मलिक ने ये बताया कि हमारा उद्देश्य है कि हर किसान को अच्छी वैरायटी और अच्छी तकनीक मिले, जिससे किसान आने वाले समय में अच्छा मुनाफा ले। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि सरकार को इस पर सब्सिडी का अनुदान भी देना चाहिए। इस विधि को अपनाने से पानी की भी काफी बचत होगी, क्योंकि इसमें जो खाद पानी है वो ड्रिप के द्वारा जाता है। अधिकतर एरिया में देखा गया है कि पानी काफी कम रह गया है और काफी एरिया ऐसे जहां पर डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। यह टेक्नोलॉजी उन एरिया के लिए भी मददगार साबित होगी। अगर देखा जाए तो पानी बचत के साथ साथ किसानों को अच्छी पैदावार और ज्यादा मुनाफा देने की उम्मीद है। जो अभी हम लागू कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मूल उद्देश्य था कि हमारे जो हरियाणा जो राज्य है और ख़ासकर जो हमारा करनाल उसमें ज़िला है, उसमें पैडी यानी धान की बहुत पैदावार है, जिसके कारण हमारा जो जल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है और पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि अपेक्षाकृत उसमें किसानों को आमदनी भी नहीं हो पा रही है। तो उसी उपलक्ष्य में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा भी और किसानों द्वारा भी कि किस प्रकार से हम फसल का विविधीकरण करें, कि ऐसी फसलें हम लगाएं जिसमें किसान को आमदनी भी हो और वो जल का भी उतना इस्तेमाल ना हो। तो इसी के अंतर्गत हमने बहुत सारी फसलों का सोचा कि किस प्रकार से हम इसमें पैडी के अलावा कोई और फसल को ले सकें। तो एक फसल हमें प्याज इसमें समझ आई और ख़ासकर उसमें भी खरीफ वैरायटी। रबी में भी प्याज लगता है, लेकिन खरीफ में जो फ़ायदा है प्याज लगाने का वो ये है कि जो अक्टूबर नवंबर में जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो उस समय प्याज का दाम काफ़ी अच्छा रहता है। तो जब तक किसान को अच्छी इसमें आमदनी नहीं होगी तब तक वो कोई भी फसल अपनी शिफ्ट नहीं करेगा पैडी से किसी और फसल की ओर। तो खरीफ अनियन को हमने जब फाइनलाइज किया तो ना केवल हमें खरीफ अनियन इसमें लगाना था, हमने ये भी इसमें विचार किया कि किस प्रकार से उसको पूरी साइंटिफिक तरह से यानी वैज्ञानिक तकनीक से हम उसको पैदावार करें, चाहे उसमें ड्रिप का इस्तेमाल हो जिससे पानी की भी अच्छी बचत हो और बिल्कुल सही जगह पे उसमें खाद और पानी का इस्तेमाल हो और उसमें मल्चिंग का भी हो, ताकि उसमें जो वीड की समस्या आती है, खरपतवार की समस्या आती है, उससे भी हम कहीं ना कहीं निजात पा सकें। तो नाबार्ड ने ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया हमारे नीलोखेड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को, जो कि इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है नाबार्ड के साथ। और अब उसमें अभी सोइंग का समय चल रहा है। हमारा यही प्रयास है इस प्रोजेक्ट से कि इसको पहले साल हम 50 एकड़ पर करें और उससे जो फायदे हैं किसान को, क्योंकि हमें इसमें निश्चित उम्मीद है कि इसमें किसान को निश्चित तौर पर काफ़ी अधिक आमदनी होगी परस्पर वो जो धान के। तो इसलिए अगले साल उसको और भी किसान भाई हमारे जो भी आसपास हैं वो इसको देखें और इसको अपने खेतों में इस्तेमाल करें। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अडॉप्ट करें, ताकि ये पूरा जो एरिया है या रीजन है हमारा ज़िला और राज्य है, उसमें धान के अतिरिक्त कोई और फसल जिसको हम ले सकें। किसानों ने बताया कि सबसे पहले हम आसान तरीके से प्याज लगाते थे, जिसमें हमें नर्सरी बनानी पड़ती थी।
और उसके बाद तकरीबन 1 महीने के बाद जब प्याज तैयार होती थी, उसके बाद लेबर के द्वारा प्याज को खेत के अंदर लगाया जाता था। अगर बात की जाए तो उसमें समय काफी लगता था, लेकिन नया तरीका अपनाने के बाद किसानों को अब मुनाफे की उम्मीद है। ये जो डॉक्टर सरदारा जी और अपने DHO साहब और इन्होंने ये कर गाँव में पहली बार किया है। इससे पानी की सबसे पहले तो इससे पानी की बचत होती है। दूसरा जो मल्टी बिछवाई हुई है, इससे मतलब कबाड़ा नहीं जानता, लेबर की बचत होती है जी। और जो पानी है भाई, दुआई है इससे पानी तो यहीं से क्रॉस हो जाता है। अभी लोग परेशानी तो है शुरू में काम में, पर मतलब इतनी नहीं, उससे कम खर्चा पड़ता है जो वैसे लाते हैं। बाकी क्या कुछ लगा रहे हैं यहाँ पर? प्याज लगा रहे जी। कौन सी वैरायटी आपने लगाई है? बस गंठियाँ बनाई थी जी, 2-3 वैरायटी है इसमें। लिपको भी। जो आपने ये मल्चिंग शीट लगाई है, इसका क्या बेनिफिट है? क्या इससे कबाड़ा नहीं जानता जी, बिल्कुल नमी रहती है ऊपर से, हवा में नमी नहीं खत्म। प्याज का पहले खुले में करते थे, उसमें बहुत इतनी इल्ड या पैदावार नहीं होती थी, खरपतवार बहुत ज़्यादा जामते थे खुले में, और खार खूर भी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता था। अब ये जो मल्चिंग वाला और ड्रिप वाला सिस्टम से करने जा रहे हैं, इससे मतलब एक तो कबाड़ की भी नहीं जामेगा, मल्चिंग होगी, और ड्रिप में पानी भी मतलब पूरा जाएगा। कहीं भी फसल खराब न होने का कोई खतरा नहीं है पानी से। जैसे पानी से भी फसल खराब हो जाएगी, तो इसमें पानी से फसल खराब होने का कोई भी खतरा नहीं है, और पैदावार भी कई गुना ज़्यादा है। जो पहले विधि अपनाते थे उसमें कितना समय लगता था, कितनी मेहनत आपकी लगती थी? उसमें तो काफ़ी मेहनत थी, बहुत ही ज़्यादा। मान लो उसको लगवाना भी, फिर उसकी कबाड़ जामता था, उसकी खुदाई करानी, काफ़ी 60 लेबर लग जाती है मतलब एक बार के खुदवाने में, और 3 बार के करीब खुदवाना पड़ता था, काफ़ी नुकसान था। खरीफ प्याज अक्टूबर-नवंबर के महीने में तैयार होती है और इस वक्त प्याज का रेट कम से कम 40 से 50 रुपए प्रति किलो रहता है। यही वजह है कि किसानों को खरीफ प्याज की खेती से काफी कमाई हो जाती है। सीएम मनोहर लाल की ये पूरी कोशिश है कि किसानों की आय को बढ़ाने में कोई कोर कसर न छोड़ी जाए। इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।